ओके सो हम बेसिकली हिडन वैल्यू एंड सिग्मॉइड किस चीज़ को फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं? दैट्स ट्रांसफॉर्मेशन दैट वी आर अप्लाइंग ऑन द आउटपुट दैट वी हैव। सो जो आउटपुट हमें मिलती है किसी भी यूनिट से, दैट कैन बी एनी रियल नंबर। अगर हमें आउटपुट 0 और 1 के दरमियान चाहिए तो हम सिग्मॉइड से गुजार देते हैं। अगर हमें आउटपुट वैसे ही चाहिए जैसे आ रही है तो हम उसको वैसे ही रहने देते हैं, यानी कि लीनियर इस्तेमाल कर लेते हैं। और अगर हमें पॉजिटिव से सिर्फ पॉजिटिव नंबर चाहिए बतौर आउटपुट तो हम उसको रेलू से गुजार देते हैं। सो दिस बेसिकली डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ प्रॉब्लम दैट वी हैव एट आवर हैंड। और रेलू को हिडन लेयर्स में हम पर्टिकुलरली इसलिए इस्तेमाल करते हैं दैट वी वांट टू ब्रिंग नॉन लीनियरिटी इन आवर मॉडल। एंड नॉन लीनियरिटी इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट्स लाइक कि लीनियर का मतलब बेसिकली क्या बनता है? इट्स लाइक दैट यू आर लर्निंग अ स्ट्रेट लाइन, whereas the pattern of data can be much more complex than that, and a straight line may not be a good fit. So, talking about non-linearity basically means learning complex patterns, learning non-linear lines and boundaries in the data. That's what it actually means at the end of the day. So, just using ReLU on the hidden layers, which is a very simple modification of linear activation, helps us a great deal in learning those non-linear patterns. Okay, so okay, the next thing that we talk about is multi-class classification. So we have talked about like binary classification as a problem so far. अभी तक हमने सिर्फ बाइनरी क्लासिफिकेशन की बात की है, क्लासिफिकेशन के बारे में जब हम बात कर रहे हैं। लेकिन वी डू नॉट ऑलवेज हैव जस्ट बाइनरी क्लासिफिकेशन एज अ प्रॉब्लम. Many a times the problems that we are having more than one classes, right? So we call them like multi-class classification problem. For example, जब हम अभी हैंड डिजिट रिकग्निशन की बात कर रहे थे तो हमारे पास डिजिट्स की तादाद 0 से लेके 9 तक होती है, राइट? सो अब ज़ाहिर है यहाँ हम एक डिजिट अगर बतौर इनपुट एक न्यूरल नेटवर्क को देते हैं और हम ये कहते हैं कि प्रेडिक्ट करो कि ये कौन सा डिजिट है, तो उसके पास प्रेडिक्ट करने के लिए एक नहीं बल्कि 10 क्लासेस हैं, विच आर लाइक 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So this kind of problem will be regarded as a multi-class classification problem, right? That means कि जो टारगेट है आपका, जो आउटपुट है आपकी, जो टारगेट y है, उसकी वैल्यूज 2 से ज़्यादा हैं। बाइनरी क्लासिफिकेशन में वैल्यूज, पॉसिबल वैल्यूज 2 ही होती हैं। जैसे हमने कहा था कि क्या कॉफ़ी अच्छे से रोस्टेड है या नहीं, या हमने कहा था कि डिजिट 0 है या 1 है, राइट? सो जब आउटपुट्स 2 तक महदूद हैं तो बाइनरी क्लासिफिकेशन है, लेकिन अगर आउटपुट्स कैटेगोरिकल आउटपुट्स 2 से ज़्यादा हो जाएं तो फिर हम उसे मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम कहते हैं। जैसे कि ये प्रॉब्लम आपको नज़र आ रहा है कि आपके पास 10 डिजिट्स हैं और आप चाहते हैं कि आपका क्लासीफायर इन 10 डिजिट्स के ऊपर प्रोडिक्शन कर सके कि ये कौन सा डिजिट, जो इमेज आपने दिया है, ये कौन सा डिजिट है असल में, राइट? सो आप यूं कह लें कि जैसे पहले हम ये कह रहे थे कि हमारे पास 2 क्लासेस हैं, हमारे पास फ़र्ज़ करें 2 फीचर हैं x1 एंड x2, और आप उसकी बेसिस के ऊपर ये डिसाइड करना चाहते हैं कि जो आपके पास ये वैल्यू है ये लाइक क्लास 1 में बिलोंग करती है या क्लास नॉट 1 में या 0 में बिलोंग करती है। इसकी बजाय अब हम ये कहना चाहते हैं कि नहीं, हमारे पास 2 से ज़्यादा क्लासेस हैं, फ़र्ज़ करें 4 हैं, तो हम कहना चाहते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये क्लास 1 में एग्जिस्ट करता है, या क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये जो एग्जांपल आपने दी है ये क्लास 2 से बिलोंग करती है, या क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये क्लास 3 से है, या क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये क्लास 4 से है। और इसी तरीके से नंबर ऑफ क्लासेस 4 से ज़्यादा हो सकती हैं। जैसे इस एग्जांपल में हम ये कह रहे हैं कि क्लासेस 10 हैं, राइट? एंड एज आई सेड दैट व्हाट आई विल ट्राई टू डू इज, जो मैं वॉक थ्रू लाइक क्रिएट करने की कोशिश करूंगा, दैट विल बी यूजिंग दीज डिजिट्स, हैंड रिटन डिजिट्स, which basically is called MNIST data set. इसके अंदर ये हैंड रिटन डिजिट्स हैं और हम कोशिश करते हैं कि हम एक ऐसा क्लासीफायर बनाएं जिसको हम ये अगर इनपुट के तौर पे दें हैंड रिटन डिजिट्स, तो वो हमें बता सके कि असल में ये क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 7 8 या 9 है, राइट? सो आई होप वी विल बी एबल टू डेमोन्स्ट्रेट दैट एज एन एग्जाम्पल, एज अ केस स्टडी एज वेल। अब जब तक तो हम बाइनरी क्लासिफिकेशन में थे तो वी वर यूजिंग
लाइक लॉग लॉस फंक्शन, लॉजिस्टिक लॉस फंक्शन या बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी, राइट? जब हम मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन में जाते हैं तो फिर हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ता है. लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हम ये कहते थे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द आउटपुट बिलोंग्स टू क्लास 1. तो हम कहते थे कि आप ऐसा करें कि z कैलकुलेट करें, z इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ w एंड x प्लस b, फिर आप उसको सिग्मॉइड से गुजार दें और सिग्मॉइड से गुजारने के बाद जो वैल्यू आएगी दैट विल बी गिविंग यू द प्रोबेबिलिटी दैट द आउटपुट बिलोंग्स टू क्लास 1, राइट? अच्छा, फर्ज करें कि जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आई किसी भी केस में दैट वाज 0.1, तो हम ये कह रहे हैं कि जो आपका जो आउटपुट आई है उसकी प्रोबेबिलिटी कि वो क्लास 1 को बिलोंग करती है वो क्या है, 0.71. नाउ बेस्ड ऑन दिस अगर मुझे ये कहना हो कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट डज नॉट बिलोंग टू क्लास 1 और इट बिलोंग्स टू क्लास 0, तो मैं सिंपली ये कह सकता हूं दैट a2 इज इक्वल टू 1 माइनस a1 विच इज 1 माइनस 0.71 which is 0.29. चूंकि probability of both will be 1, तो अगर इस बात का इम्कान कि ये एग्जाम्पल क्लास 1 में है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ट्यूमर क्लासिफिकेशन की बात करें कि ये कैंसरस है या नहीं है, ये मेलिग्नेंट है या नहीं है, अगर probability कि ये मेलिग्नेंट है 0.71 है, तो क्या probability है कि ये बिनाइन है, 0.29. So the remaining probability will be going to the other class automatically, right? And the sum of the probabilities will always be 1, right? अब ये जो logistic regression है that is confined to 2 possible outputs only, that you have 2 classes, 0, 1 or whatever you may call them. और एक की probability अगर आप मालूम कर लेते हैं तो दूसरे की प्रोबेबिलिटी आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाती है बिकॉज दैट इज सिंपली दी कॉम्प्लीमेंट ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फर्स्ट वन. आप उसको 1 से माइनस कर दें तो आपको दूसरे की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी. अच्छा, अगर हम मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन की तरफ जाएं और हमारे पास क्लासेस 2 से बढ़ जाएं, तो उस सूरत में हम बेसिकली क्या कहते हैं, हम ये जानना चाह रहे हैं कि फ़र्ज़ करें हम एक्टिवेशंस जो कैलकुलेट कर रहे हैं, Z1 है, Z2 है, Z3 है, Z4 है. फर्ज करें हमारे पास 4 क्लासेस हैं, ठीक है, और ये जो एक्टिवेशन हम कैलकुलेट कर रहे थे यहाँ पे Z लाइक दिस, इन दिस केस वी आर इंटरेस्टेड इन आइडेंटिफाइंग 4 डिफरेंट क्लासेस एंड वी नीड टू फाइंड के इसमें से हर एक की प्रोबेबिलिटी क्या है. तो Z1 यूं कैलकुलेट हो जाएगा, Z2, Z3 और Z4 भी कैलकुलेट कर लिया अब आपने. अब आप ये जो एक्टिवेशन आप कैलकुलेट करते थे विच वॉज लाइक द सिंपल सिग्मॉइड 1/1 प्लस ई रेज टू पावर माइनस जी, हम इसका फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज देख रहे हैं यहाँ पे. दैट इज A1 अगर आपको कैलकुलेट करनी है, यानी अगर आपको ये जानना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये क्लास 1 में आता है, आप लिखेंगे e रेज टू पावर z1 ओवर sum of all of these, that is e raised to power z1 plus e raised to power z2 plus e raised to power z3 plus e raised to power z4. So this will be telling you the probability that this example belongs to class 1. Similarly, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि क्या probability है कि ये class 2 को belong करता है, तो आप e raised to power z2 ऊपर रखेंगे, नीचे वही sum. सिमिलरली अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये क्लास 3 में बिलोंग करता है, तो ऊपर e रेज टू पावर z3, नीचे वही सम. और सिमिलरली अगर आप जानना चाहें कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये क्लास 4 में बिलोंग करता है, तो ऊपर e रेज टू पावर z4 और नीचे वही सम, राइट? और अगेन ये जो सारी प्रोबेबिलिटीज आप कंप्यूट करेंगे इनका सम भी 1 होगा. सो फॉर एग्जांपल अगर पहले की प्रोबेबिलिटी 0.3 है, दूसरे की 0.2 है, तीसरे की 0.5 है, तो चौथे की कैलकुलेट किए बगैर भी हम बता सकते हैं कि वो 0.35 होगी बिकॉज द सम ऑफ दीज प्रोबेबिलिटीज इज ऑलवेज गोइंग टू बी 1. सो व्हाट वी हैव डन हियर इज हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन को जनरलाइज कर लिया है मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के लिए. अब आपके पास क्लासेस 2 से ज़्यादा जितनी भी हों, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, राइट, यू कैन कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटीज ऑफ दोज विदाउट एनी प्रॉब्लम. एंड इस पर्टिकुलर केस को जब हम ये फॉर्मुलेशन इस्तेमाल करते हैं मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के लिए, वी कॉल इट सॉफ्ट मैक्स रिग्रेशन. जब 2 क्लासेस तक महदूद थे तो हम इसको लॉजिस्टिक रिग्रेशन कहते थे. जब हम 2 से ज़्यादा क्लासेस की तरफ चले गए, और 2 से ज़्यादा का मतलब है एनी नंबर ऑफ क्लासेस, 10, 20, 30, 100, वट एवर, वी कॉल इट
सॉफ्ट मैक्स रिग्रेशन। और यहाँ हमने इसकी एक जनरल फॉर्म लिखी हुई है कि फ़र्ज़ करें अगर हमारे पास n पॉसिबल आउटपुट्स हैं, n कुड बी लाइक एनी नंबर मोर देन 2, राइट? तो उस सूरत में हम क्या कह सकते हैं कि आप कोई भी z j कैलकुलेट करेंगे इस तरीके से, wj विच इज़ वेयर j इज़ अ स्पेसिफिक नंबर फ्रॉम 1 to n, राइट? और आप उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? e रेज टू पावर zj डिवाइडेड बाय द सम ऑफ ऑल e रेज टू पावर zk वेयर k बिलोंग्स टू k रेंजेस फ्रॉम 1 to n। सो लाइक यहाँ 4 थे तो 4 सम हो रहे हैं, 100 होते तो 100 सम हो रहे होते, 1000 होते तो 1000 सम हो रहे होते। सो दिस इज द जनरल फॉर्मूला for calculating softmax regression, where you can figure out the probability of an example belonging to a particular class, no matter how many total classes exist in general there. So if you have any questions about this so far, please let me know. E raised to power z. Well, we have been talking about like e raised to power z for, I guess, the whole of the course. So basically, e is a constant that the value of which is like 2 point something, and z is the output of our linear model, in generally linear regression model. So that is simply like when you want to restrict the output between 0 and 1, you use this sigmoid transformation that is 1 over 1 plus e raised to power minus z, and we have demonstrated is कि अगर आप z की वैल्यू छोटी रखें या बड़ी रखें तो किस तरीके से ये 0 और 1 के दरमियान फिट हो जाती है. So you will find all this detail in the previous lessons. Softmax hidden layers में use होगा या output layer में? So softmax is going to be purely an output layer thing, because हमें final decision output layer पे लेना होता है, right? So जब हम सिंगल क्लास 2 क्लासेस के साथ डील कर रहे हैं तो हमारी आउटपुट लेयर, आप उसे कह सकते हैं कि ये सिग्मॉइड लेयर है. अगर आप लीनियर रिग्रेशन कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि ये लीनियर लेयर है, राइट? और अगर सिर्फ पॉजिटिव है तो आप इसे रैलू लेयर भी कह सकते हैं. और इन केस ऑफ मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन तो आप अपनी आउटपुट लेयर के बारे में कह सकते हैं कि हमारी आउटपुट लेयर असल में सॉफ्ट मैक्स लेयर है. ओके, कोई और एग्जांपल दे दें इन डेली लाइफ अबाउट लाइक आप एग्जांपल किस चीज़ की कह रहे हैं? अबाउट फॉर एग्जांपल लाइक मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं आप? ओके, सो लाइक इन केस ऑफ मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन, फ़र्ज़ करें कि हमारे पास फ्लावर्स के इमेजेस हैं, ठीक है? और फ़र्ज़ करें या कार्स के इमेजेस हैं. हम चाहते हैं कि हम किसी कार के इमेज को देखकर बता सकें कि इसका मॉडल क्या है. अब फ़र्ज़ करें कि हमारे पास जो पाकिस्तान में चलने वाली गाड़ियां हैं, अगर हम उनकी एक जनरल रिकग्नाइजेबल टेक्सोनमी बनाएं तो हमारे पास 100 के करीब मॉडल्स आते हैं, फ़र्ज़ करें, ठीक है? सो हम कहते हैं कि जनाब ये टोयोटा करोला है 5th जनरेशन, ये टोयोटा करोला है 9th जनरेशन, ये सुजुकी आल्टिस है, ये फॉर एग्जांपल hyundai सेंट्रो है, एंड सो ऑन सो फोर्थ. तो हमारे पास 20 किस्म की क्लासेस आ जाएंगी. अब फ़र्ज़ करें हम कहते हैं कि हम 100 रिकग्नाइजेबल क्लासेस बनाते हैं, तो यहाँ हर एक क्लास मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम का हिस्सा बन रही है, राइट? ओके, इसी तरीके से अच्छा आप ये कहते हैं कि व्हाट इज़ लाइक ई रेज टू पावर z1, ई रेज टू पावर z2, इनका डिफरेंस वैल्यूज़ को कैसे करेंगे? ओके, सी सो बेसिकली देखिए, हमारे पास अगर 4 क्लासेस हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ हमने कहा कि हमारे पास 4 क्लासेस हैं. आपके पास क्लासेस कुछ भी हो सकती हैं, 2 4 5 8 10 100 50 100 200 व्हाटएवर, राइट? तो आप हर एक की कैलकुलेशन तो बेसिकली उसी मॉडल से कर रहे होंगे, विच इज़ लीनियर मॉडल. z1 like this, z2 like this, from the same input using different weights and parameters, right? लेकिन ये कैलकुलेट करना कि हर एक की प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो इस चीज से आ रही है कि आप इसका एक्सपोनेंट कंप्यूट कर रहे हैं और उसको एक्सपोनेंट सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ ऑल से डिवाइड कर रहे हैं. सो बुनियादी तौर पे ये जो डिनोमिनेटर है यहां पे, दैट इज बेसिकली डूइंग अ काइंड ऑफ नॉर्मलाइजेशन
Normalization of the probability, because you want the sum of the all probabilities to be 0.1, right? So basically ये generalization है sigmoid की. अगर आप यहां देखें तो यहां आपने कहा था 1/1 plus this. So यहां basically आप कह रहे थे कि what is the probability that the class is 1, right? Where you have two classes, where one class is this 1 and that same one is there, or like the other is e raised to power say minus z. यहां आप ये कह रहे हैं what is the probability that it is class z1 where you have z1, z2, z3 and 4 classes. इसी तरीके से अगर आपके पास 100 क्लासेस होती तो आप कह सकते थे what is the probability that this is one particular class based on these many classes that exist here. So please let me know if there is any further question. जो रिग्रेशन है जी सॉफ्ट मैथ रिग्रेशन, सर हम उसको दूसरे उधर यूज नहीं कर सकते सर बाइनरी क्लासिफिकेशन में. So if you see now तो सॉफ्ट मैक्स बाइनरी क्लासिफिकेशन में ही इस्तेमाल हो रहा है. अगर आप इस फॉर्मूला को देखें तो ये फॉर्मूला एसेंशली एक दो से लेकर किसी भी क्लासिफिकेशन को हल कर सकता है ना, राइट? It's just that we built up as a simple logistic regression and then we generalized it. So अगर आप यहाँ n की वैल्यू 2 रख लें तो बिल्कुल ये फॉर्मूला लाइक लॉजिस्टिक रिग्रेशन में इस्तेमाल हो सकता है और ये इफेक्टिवली वही जवाब देगा जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन देगा. कंप्यूटेशनली भी इसमें कोई फर्क आपको नजर नहीं आएगा. उधर तो a की पावर माइनस में that's primarily because you are restricted to identifying just one class. आप कह रहे हैं कि क्लास 1 की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है? डिस्पाइट दैट आप अगर इसकी इक्विवेलेंस तलाश करेंगे दो क्लासेस के लिए और इसकी कंप्यूटेशन करेंगे तो आपको एक ही जवाब मिलेगा. वहां तो आपने 1 को फिक्स रखा हुआ है ना. मिसाल के तौर पे अगर आप दो क्लासेस करें तो आप इसको यूं लिखेंगे कि क्लास 0 की प्रोबेबिलिटी क्या है, e रेज टू पावर 0 डिवाइडेड बाय e रेज टू पावर 0 प्लस e रेज टू पावर 1, राइट? और अगर आप कहें कि क्लास 1 की प्रोबेबिलिटी क्या है तो आप कहेंगे e रेज टू पावर 1 ओवर e रेज टू पावर 0 प्लस e रेज टू पावर 1, राइट? अगर आप इसको जनरलाइज करके इस्तेमाल करेंगे तो इफेक्टिवली वहां चूंकि आपने 1 फिक्स किया हुआ है तो आपको थोड़ी सी डिफरेंट शेप में नजर आ रहा है, लेकिन कंप्यूटेशनली ये सेम रिजल्ट देगा. It won't be different. Well, अगर रियल लाइफ में किसी चीज की आउटपुट इनफाइनाइट हो सकती है तो सॉफ्ट मैक्स की भी हो सकती है. I mean, we cannot talk about infinite. If you have a problem that has infinite categories, then well, if your computer can handle infinite cases तो सॉफ्ट मैक्स भी कर लेगा. So this relates to like reality actually. Reality में ऐसा नहीं हो सकता. So theoretically things can be infinite but practically ज़ाहिर है हम सिर्फ फाइनाइट की बात कर सकते हैं. ओके सो लाइक अब हमारे कॉस्ट फंक्शन में जो तब्दीली हमें नज़र आएगी दैट इज़ कि जब हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन कर रहे थे तो हम z यूं कंप्यूट करते थे, फिर उसको सिग्मॉइड से गुजारते थे और दूसरे की प्रोबेबिलिटी हम यूं कह सकते थे कि जी a2 इज़ इक्वल टू सिंपली 1 माइनस a1. सो दैट विल गिव अस द प्रोबेबिलिटी दैट व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट y बिलोंग्स टू क्लास 0, राइट? और अगर आप इसको लॉस फंक्शन के तौर पे लिखते थे तो यूं लिखते थे कि अगर y 1 है तो log ऑफ a1 नेगेटिव log ऑफ a1 निकाल रहे हैं आप, और अगर y 0 है तो नेगेटिव log ऑफ 1 माइनस a1 निकाल रहे हैं या नेगेटिव log ऑफ a2 निकाल रहे हैं आप, और फिर उसको एवरेजाइज कर लेते थे. और यहाँ आप कह रहे हैं a1 की प्रोबेबिलिटी से लेके a1 तक यूं आ रहे हैं. इफेक्टिवली आप ये कह रहे हैं
कि अगर y 1 है, ठीक है, तो इट इज नेगेटिव लॉग ऑफ a1 लाइक दिस. अगर y2 है तो इट इज नेगेटिव लॉग ऑफ a2. और अगर yn है तो आपका लॉस फंक्शन बेसिकली है माइनस लॉग ऑफ an. इफेक्टिवली आप वही कह रहे हैं जो आप यहां पे कह रहे थे. यू आर नॉट सेइंग एनीथिंग डिफरेंट, राइट? और अगर आप इसको लॉग फंक्शन को नेगेटिव लॉग को प्लॉट करें तो आप, हमने पहले इसको प्लॉट करके देखा था कि नेगेटिव लॉग 0 और 1 के दरमियान ये शेप देता है, राइट? और अगर आपकी एक्चुअल वैल्यू 1 है तो जाहिर है कि आपका लॉस लेस से लेस होगा. अगर आपकी एक्चुअल वैल्यू 1 है और आपकी प्रेडिक्शन इधर को 0 की तरफ मूव कर रही है तो इसका मतलब है कि आपका लॉस ज़्यादा से ज़्यादा होता जा रहा है. और आपका पर्पस क्या है? आप अपने लॉस को कम से कम करें. So this is cross entropy for 2 cases. This is cross entropy for any number of cases. And this will apply. अगर आप अब देखें इस फॉर्मूला को, अगर हम सिर्फ 2 क्लासेस की बात करें तो हम कह रहे हैं कि y1 है, एक क्लास है तो a1, दूसरी क्लास है तो a2. और यहां पे हम क्या कह रहे हैं? 1 है तो a1 और 0 है तो a2. So effectively it is the same thing. So logistic regression is a restricted form of softmax regression where the classes are limited to 2 only, whereas softmax can accommodate any number of classes. Any questions? Okay, let's go on with the last part of it today. That is neural network with softmax output. So like अगर आप अब न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर softmax आउटपुट इस्तेमाल करना चाहें, it won't really change neural network that much. फ़र्ज़ करें कि हमारी आउटपुट लेयर में अब 10 आंसर्स पॉसिबल हैं. फ़र्ज़ करें अगर हम हैंड रिटन डिजिट रिकग्निशन की बात कर रहे हैं तो हमारे पास 10 पॉसिबल डिजिट्स हैं. इसका मतलब क्या है? हमें 10 आउटपुट्स चाहिए यहाँ पे. सो हर एक क्लास के लिए हमें एक आउटपुट चाहिए. सो Z1 से लेके Z10 तक आपके पास 10 आउटपुट्स होंगी. यहाँ पे पहला न्यूरॉन बता रहा होगा, फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द हैंड रिटन डिजिट इज 0, what is the probability that it is 1, and so on so forth. And the last one will be telling what is the probability that the hand written digit is actually 9, क्योंकि 0 से लेकर 9 तक 10 डिजिट्स होते हैं हमारे पास, राइट? यहां एक फर्क, अब आप ये कह सकते हैं कि जो आपकी आउटपुट लेयर है इसके ऊपर उतने ही न्यूरॉन्स होंगे जितनी के क्लासेस हैं जो आप प्रेडिक्ट करें. बाइनरी क्लासिफिकेशन में एक क्लास का एक न्यूरॉन काफी होता है, क्योंकि आप एक प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करते हैं और दूसरी उसका ऑटोमेटिकली कॉम्प्लीमेंट होती है. लेकिन यहां आप हर एक की प्रोबेबिलिटी अलग अलग कंप्यूट करते हैं तो आपको उतने ही न्यूरॉन्स चाहिए जितनी के क्लासेस हैं. और इस केस में आप ये भी कह सकते हैं कि जो आपकी आउटपुट लेयर है दैट इज एक्चुअली अ सॉफ्ट मैक्स लेयर, क्योंकि आप सॉफ्ट मैक्स एक्टिवेशन यहां आउटपुट लेयर पे इस्तेमाल कर रहे हैं. हिडन लेयर पे हम पहले कह चुके हैं कि हम आंखें बंद करके रेलू इस्तेमाल करते हैं, भले ही हमारी आउटपुट लीनियर हो, भले ही हमारी आउटपुट सिग्मॉइड हो, भले ही हमारी आउटपुट सॉफ्ट मैक्स हो या रेलू हो. हम हिडन लेयर्स पे हम आंखें बंद करके हमेशा रेलू इस्तेमाल कर लेते हैं. दैट वर्क्स फॉर अस, राइट? And probably it is not like very well explainable even for experts that how exactly, but yeah, it works. Okay. सो लॉजिस्टिक रिग्रेशन और सॉफ्ट मैक्स में एक फ़र्क जो आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं वो ये है कि जब आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन में कोई एक्टिवेशन कंप्यूट करते हैं तो वो इंडिविजुअल होती है. मिसाल के तौर पे आप कहते हैं दैट आप कोई पर्टिकुलर Z1 आपने कंप्यूट किया किसी लेयर के ऊपर और आप उसकी एक्टिवेशन कंप्यूट करते हैं तो दैट इज सिंपली G ऑफ Z1. सिमिलरली अगर आप कोई A2 दूसरी आउटपुट कंप्यूट कर रहे हैं, दो, चूंकि लॉजिस्टिक रिग्रेशन में 2 ही आउटपुट्स होती हैं, तो आप कहेंगे कि इट इज़ एन एक्टिवेशन अप्लाइड ऑन Z2 सेकेंड आउटपुट, राइट? लेकिन सॉफ्ट मैक्स के अंदर बुनियादी तौर पे जो आप एक्टिवेशन A3 से लेंगे दैट विल कंपोज ऑल द एक्टिवेशन फ्रॉम A1 to A10 and that will be like kind of reporting the average value from all these activations, right? So G of Z1 to Z10. So in general, logistic regression
एक एक क्लास को एक एक एक्टिवेशन के तौर पे ट्रीट करता है और उसके ऊपर सिग्मॉइड, उसके ऊपर जो भी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी है वो करता है। लेकिन सॉफ्ट मैक्स के केस में आप ये काम तमाम के ऊपर ऑन एवरेज अप्लाई कर रहे होते हैं। That's the main difference in the computation at the back end. On the front end, though, it isn't really that big a deal. On the front end, आपको उस probability से गर्ज है जो किसी particular class के साथ associate की जा रही है। Logistic regression भी उसको report करने की सलाहियत रखता है और softmax भी उसको report करने की वही सलाहियत रखता है। फ़र्क अलबत्ता ये है कि logistic regression सिर्फ 2 classes के केस में करेगा और softmax एनी नंबर ऑफ क्लासेस के केस में ये रिपोर्ट करने की सलाहियत रखता है। अब अगर आप देखें कि आपके पर्टिकुलर मॉडल में फ़र्क क्या पड़ेगा, तो वही मॉडल 25 फ़र्ज़ करें आउटपुट यूनिट्स अब 10 हो गए क्योंकि अब आप 10 वैल्यूज़ प्रोडिक्ट कर रहे हैं। एक्टिवेशन फंक्शन आपने चेंज करके सिग्मॉइड की बजाय सॉफ्ट मैक्स कर दिया, राइट। एक और चीज़ जो आप चेंज करेंगे, अब आप जो मॉडल को कंपाइल करेंगे तो जो उसमें लॉस फंक्शन स्पेसिफाई करेंगे, तो पहले हम बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी इस्तेमाल करते थे। तो जो बेसिकली सिंपल लॉग लॉस फंक्शन है वो जिस नाम से इम्प्लीमेंटेड है वो है बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी। लेकिन अब अगर यही चीज़ हम लाइक सॉफ्ट मैक्स के लिए करते हैं तो सॉफ्ट मैक्स रिग्रेशन के लिए जो फंक्शन जो हमने अभी डिस्कस किया वो किसी और नाम से इम्प्लीमेंटेड है और वो नाम टेंसरफ्लो के अंदर स्पार्स कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी है। So you have many categories and they are all discrete categories. So it is called actually a sparse categorical cross entropy function in the language of TensorFlow, right? So हमने दो चीज़ें तब्दील की, आउटपुट सिग्मॉइड की बजाय सॉफ्टमैक्स और लॉस क्राइटेरिया बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी की बजाय sparse categorical cross entropy to accommodate multiple classes. The rest of the things are the same as we discussed before. There is no other difference. And as I said that I will create a walkthrough on this problem in particular so that we get to know how it actually works on a given data set. So probably would be good to end this session here, and I would be happy to have any questions towards the end if you have.